आज हम करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे करेंगे हम। और डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है जब वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हम एक रीजन कंसिडर करेंगे। हम कहेंगे ये हमारे पास कोई गिवन रीजन है और इस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर की तरफ मूव कर रहा है। इस फील्ड के ऊपर हमारे पास क्या है, हमने एक डाइपोल कंसिडर कर दिया। ये हमारे पास है ए पॉइंट जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। और ये हमारा बी पॉइंट है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। और ये हमारा डाइपोल है और इस डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है, 2a। ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि ये जो डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अभी देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। हम ये यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमने डाइपोल जो मूवमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, हम कहेंगे हमने एक डाइपोल को कंसिडर किया है, हाइगन डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू Q इनटू 2a। और जहाँ पे 2a क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे जो किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू ई, जिसे हम क्या कह सकेंगे, F1, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है माइनस जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये होगी। सिमिलरली हम निकालेंगे फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, जिसे हम F2 कहेंगे, जो कितना होगा, प्लस क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अलोंग ई। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी F2 की फोर्स है उसकी डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स हम निकालेंगे। नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास, नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2, ये होगा माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। नेट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो हम कह सकते हैं वहां पे देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर जो मोशन होता है वो नहीं होगा, यानी डाइपोल हमारा ऐसे मूव नहीं करेगा। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या देखी है, F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा, बट एक्ट इन डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग पोजीशन के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, और अगर वो फोर्स हमारे इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ आएगी कि इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो फोर्स है इस डाइपोल को क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो हम क्या कहेंगे, सो दे फॉर्म अ कपल, ये कपल बनाएंगे, विच टर्न डाइपोल, जो क्या करेगा, इस डाइपोल को टर्न कर देगा। ठीक है। तो हम जब भी हमें पता है कोई भी डाइपोल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रोटेट करती है जिसका उसके ऊपर रोटेटिंग फोर्स लग रहा है, रोटेटिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू में आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा सी पॉइंट होगा, ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे पैरेलल लाइंस में। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगी, प्लस माइनस नहीं लेना है हमें, मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे क्या होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर सिस्टम होगा, डिस्टेंस होगा BC। अब हमें पता है
कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AB। ठीक है, तो अगर हमें BC की वैल्यू देनी है तो वो क्या होगी, AB साइन थीटा। तो हम यहाँ पे देंगे वैल्यू BC की, तो ये कितना होगा, क्यू ई ए बी साइन ऑफ थीटा। A से B का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो डाइपोल की लेंथ के इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू ई 2A साइन ऑफ थीटा। और हमें पता है क्यू इंटू ई की जगह हम क्या दे सकते हैं, P डाइपोल मोमेंट दे सकते हैं। तो जो हमारा टॉर्क आएगा, हम उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम P E साइन ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में देना है, हमें अगर टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में देना है, तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, हमारे P क्रॉस E के इक्वल होगा। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। इसकी जो यूनिट है टॉर्क की, ये जो टॉर्क है ये कितना आएगा हमारा, P क्रॉस E वेक्टर। इसकी जो यूनिट है वो कितनी क्या है, न्यूटन मीटर टॉर्क की। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, m1 l2 t माइनस, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टॉर्क का। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस कैसे हैं हमारे, अगर आप देखें, अगर हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, PE के इक्वल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, और जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे हमारा जो टॉर्क है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड सिचुएशन है, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो, चाहे हमारा 180 डिग्री हो, तो हमारी साइन चाहे 0 डिग्री हो, चाहे हमारा साइन 180 डिग्री हो, साइन की वैल्यू क्या होती है 0। तो उस केस में टॉर्क हमारा 0, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसको हम दो, अगर हमारा साइन क्या है 180 0 डिग्री है, तो इसको हम किस में काउंट करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करते हैं। और जब टॉर्क की वैल्यू 180 होती है तो इसको किस में काउंट करते हैं, हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करते हैं। तो ये दो सिचुएशन हमारे पास आती है। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, कि अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा नेट फोर्स है वो भी 0 होगा और जो नेट टॉर्क है वो भी 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो डाइपोल होगा वो किस सिचुएशन के अंदर होगा, रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, इस रेस्ट में इसका मतलब उसका ट्रांसलेटरी मोशन भी 0 होगा और रोटेशनल मोशन भी क्या होगा, 0। ना तो वो डाइपोल इस तरह से मूव करेगा और ना ही वो डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। सेकंड केस है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो और किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होना हमारा क्या रहा हो, इंक्रीजिंग हो, किसकी तरफ, अलोंग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की तरफ बढ़ रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है। और ये हमारा डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये हमारा यहाँ पे हो गया प्लस क्यू। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उधर ही की तरफ हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो उस केस में क्या होगा, और हमारा एंगल कितना है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री एंगल है। तो हम क्या कहेंगे कि जो टॉर्क है वो तो 0 होगा, इसका मतलब कि रोटेशनल मोशन तो होगा ही नहीं उसका, लेकिन उस केस में नेट फोर्स उसका 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये डाइपोल है वो क्या करेगा, हमारा मूव करेगा। और किधर की तरफ मूव करेगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी ऐसे करके हमारा डाइपोल आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर ही सब पार्ट कर रहे हैं हम सेकंड, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग अलोंग P की तरफ
घट रहा है। मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी ये है, तो उस केस में और एंगल कितना है वहीं 0 डिग्री है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो हमारा होगा ही नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन इस केस में 0 होगा। और जो नेट फोर्स है वो हमारा 0 नहीं आएगा, इसका मतलब सॉरी रोटेशन मोशन 0 होगा, ट्रांसलेशनल मोशन हमारा 0 नहीं होगा। तो और कहाँ वो डायपोल मूव करेगा, हमारा डायपोल मूव करेगा अपोजिट टू पी, जिधर भी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट आएगी, यानी इधर की तरफ हमारा डायपोल आगे की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसकी जो भी पोजीशन होगी, उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी पॉसेस्ड होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा बता रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, it is the energy possessed by a dipole by the virtue of its particular position in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी जो भी पर्टिकुलर पोजीशन है, उस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए हम वही कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है, हाइड्रोजन डायपोल मोमेंट Q into 2a, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू है, 2 इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। और ये जो डायपोल है ये हमारा किसके अंदर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, एंड मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल किसके बीच में है, P और E के बीच का एंगल है हमारे पास, ठीक है। आप कह सकते हैं थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा एक डायपोल हमने कंसीडर कर दिया, ये हमारा A है माइनस क्या चार्ज, ये हमारा B पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्या चार्ज है हमारे पास, और ठीक है, और इस डायपोल की लेंथ 2a है, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो डायपोल है हमारा क्या कर रहा है, अपने आप को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मान लो कि डायपोल ने अपने आप को रोटेट कर दिया यहाँ से, इस एंगल से, थीटा एंगल से डायपोल ने अपने आप को यहाँ से यहाँ रोटेट कर लिया, ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो कितना है, थीटा प्लस में डी थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी थीटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डी थीटा क्या होगा हमारा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लो कि हमारा जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा है। अब जब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरह का वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे हमारा जो डायपोल है वो रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक, तो यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने में ये कितना वर्क डन कर रहा है, डी डब्ल्यू वर्क डन कर रहा है। अब हमें पता है एंगुलर वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा एंगुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। एंगुलर फोर्स कितना है हमारे पास, टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी अभी, पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। और अगर मान लो कि टॉर्क हमारा इस कॉन्फ़िगरेशन से, हम कह रहे हैं मान लो कि हमारा जो टॉर्क है वो हमारा 0 डिग्री एंगल से लेके किसी थीटा एंगल में रोटेट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट हो रहा है, तो उस रोटेटिंग होने में वो कितना वर्क डन कर रहा है, टोटल वर्क डन अगर हम निकालें, ठीक है, टोटल वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल in electric field from, आप थीटा 1 से थीटा 2 बोल सकते हैं, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या है हमारा, पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा का, कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2। अब हमें पता है पी ई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हमारे पास टोटल जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा हमारा, पी ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिमिट्स क्या है, थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा की जगह पहले थीटा 2 रखेंगे, फिर हम क्या रखेंगे, थीटा 1 रखेंगे, तो कितना
आएगा पी ई माइनस माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कॉस ऑफ थीटा 1। तो जो हमारा टोटल वर्क डन आएगा वो कितना आएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इसके बराबर होगा। तो इस तरह से, और हमें पता है वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी पी ई माइनस साइन चाहे बाहर ले लो, चाहे यहाँ पे 2 लगा लो, चाहे यहाँ पे 1 लगा लो, और इस माइनस साइन को अगर आप बाहर ले सकते हो यहाँ पे भी, जैसे माइनस साइन को अगर हम बाहर लेते हैं माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारी माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी एनर्जी है उनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर्स है। और सीजीएस यूनिट अर्क होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है वर्क डन का कितना होता है, वर्क डन का होगा हमारे, आपको पता ही है जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये हमारे कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक थे। बाबू ले आई सब्जी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे, जो हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या दे रखे हैं आपको, 2.4 दे रखे हैं। ये मान लो आपका क्यू ए है और ये मान लो आपका क्यू बी है। क्यू ए की जो वैल्यू है फर्स्ट वाले चार्ज की वो है हमारे पास 3 माइक्रोकुलाम। 3 इंटू 10⁻⁻⁻ माइक्रो का मतलब -6 गुलाम हो जाएगी। और जो क्यू बी है उसकी जो वैल्यू है क्यू बी की वो है हमारे पास -3 माइक्रोकुलाम, यानी कि -3 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। और ये दोनों के दोनों कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में प्लेस्ड है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है ये मिड पॉइंट, दोनों चार्जेस के मिड में जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं मिड पॉइंट से तो कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए चार्ज की वजह से वो कितना होगा के क्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसको मान लो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास AO स्क्वायर। तो ये होएगा के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और आप कह सकते हो लगभग 10 की पावर -1 आ जाएगा, +-1 +-1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये इससे कैंसिल, 10 की पावर -4 और 9 +9 और -4 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 27 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी अलोंग ए से ओ की तरफ। अगर हम देखें कोई बी के ऊपर भी चार्ज सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो सेम इसका मतलब ई ए और ई बी की जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों सेम होगी। ठीक है, और ये जो चार्ज होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, क्योंकि ये हमने मान लिया कि +1 चार्ज है। तो ये भी प्लस है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये जो चार्ज है यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा ई ए प्लस ई बी। तो 27 + 27 तो कितना आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स 27 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मान लो इस चार्ज से एक हमारे पास कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 और 10 की पावर -9 कूलम। हमारे पास एक चार्ज प्लेस्ड है
और इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, चार्ज जो भी टेस्ट चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 इंटू 10⁻⁵। दोनों को सॉल्व करेंगे, वापस आएगा 8.1 10⁻⁻3, और चाहे आप ऐसे कह दो और इसका डेसिमल हटा दोगे, हाँ चाहे आप ऐसे लिख दो सीधा 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स आ जाएगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अब हमें पता है जो चार्ज है वो हमारा माइनस का है, -1.5 है, तो हमें पता है जिधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास टुवर्ड ई की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी आएगी 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर उसकी साइड होगी हमारे पास, यानी ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1 मीटर। और हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर +10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। और इस सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट चार्ज है वो कितना है +10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रो का 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 कुलाम। ठीक है, जो सेकेंड चार्ज है वो कितना है -10 माइक्रोकुलाम, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -10⁻⁵ कुलाम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि हम अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज माने तो ये हमारी डायरेक्शन होगी। तो ये होगा हमारा K जो भी चार्ज है फर्स्ट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। जो ये चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻5, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और 0.1 बोल सकते हो, चाहे आप ये बोल दो 10⁻⁻1 बोल दो, तो ये आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए से सी की तरफ। अब सिमिलरली हम E2 को निकालेंगे। E2 क्या होगा, के ये वाला जो चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा 9 × 10⁻9 10⁻⁻5 और वही 10⁻², तो लगभग सेम ही आएगा E2। E2 की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब देखो ये माइनस चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी E2 की। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास अगर हम निकालें तो इन दोनों की हेल्प से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो हमें क्या देगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हमने पढ़ा था R = a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो सिमिलरली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो कितना होगा 60 डिग्री, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी cos 120 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और E1 E2 की वैल्यू सेम है तो इनको हम बाहर निकाल देंगे। E1 को जैसे हमने E1 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 × 1 × 1 और इंटू cos 120 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास E1² ही आएगा अंडर द रूट। ठीक है, और E1 की जो वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये वहाँ पर नेट आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम क्या कहेंगे पैरेलल टू ए, ये है हमारा। ठीक है, जो पैरेलल है ए बी के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास,
हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक जो चार्ज है फर्स्ट चार्ज वो कितना है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सेकेंड जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है -25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है ये पॉइंट ए के ऊपर है जिसकी पोजीशन कितनी है हमारे पास 0 0 और -15 सेंटीमीटर। इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ये बी पॉइंट के ऊपर है। तो आपको क्या पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज एंड टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या कंसिडर करेंगे एक्स वाई। हम यहाँ पे देखो अब हमें जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट है, और ये जो नीचे है ये हमारा माइनस जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 0 0 0 15 जो है हमारे पास यानी कि बी पॉइंट ये है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर ये है, और ये हमारा ओरिजिन है, और ए पॉइंट कितना है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ये हमारा बी है। तो अगर आप यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, और ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास डाइपोल के लेंथ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी आ जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और आप इसे चेंज कर दोगे तो ये कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी आप कह सकते हो 0.3 मीटर, ठीक है। और सबसे पहले हमसे हमें क्या पूछा हुआ है टोटल चार्ज पूछा हुआ है। हमें पता है टोटल चार्ज क्या होता है Q1 प्लस Q2, दोनों की वैल्यू एक प्लस है माइनस है तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा हमारा 0। फिर हमसे पूछा हुआ है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कोई भी एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको लेंथ ऑफ द डाइपोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे हम। ये है 2.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 0.3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7.5 सॉरी 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो कहाँ से होती है हमारी हमारी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम क्या कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको किधर की तरफ होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट। पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस क्या चार्ज है, यहाँ पे हमारा प्लस क्या चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ होगी माइनस जेड की तरफ। ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि जो हमारा जो फर्स्ट वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है और सेकंड वाला चार्ज नेगेटिव है, तो ये होगी हमारी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है डाइपोल मोमेंट गिवन है हमें 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। अलाइन रेक्टेंगल 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क कहाँ से पूछा है, पता है टॉर्क कितना होता है पी ई साइन ऑफ थीटा होता है। पी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻9, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 4। इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो हम करेंगे इसकी जगह हम 1/2 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास क्या है एक डाइपोल है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों जो है चार्ज जो हमारे पास है वो कितना है +-5 माइक्रोकूलम, एक प्लस है एक माइनस है, और हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और आप कह सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल आपके पास ये भी है। इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क। हमें पता है मैक्सिमम टॉर्क किसके इक्वल होता है P इंटू ई के, जहाँ पे हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है यानी 90 डिग्री के ऊपर, और P की वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2A इंटू में E। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻6,
डिस्टेंस कितना है 2 इंटू टेन टू पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू टेन टू पावर 4। इनको हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -7 और सॉरी 10 की पावर -7 नहीं आएगी बल्कि इन दोनों की वैल्यू 10 की पावर -7 आएगी। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 इंटू टेन टू पावर -3 न्यूटन मीटर। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है कि आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है डायपोल को उस जो भी उसकी डायरेक्शन है। अब देखो पहले वो प्लेस्ड है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एंगल कितना बना रहा है 0 बना रहा है। अब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, यानी कि कितने एंगल में हम उसे टर्न कर रहे हैं 180 डिग्री में। तो इस दौरान जो भी वर्क डन होगा वो अब वर्क डन आपको निकालना है। तो हमें पता है वर्क डन कितना होता है -PE cos θ2 -cos θ1। ठीक है, तो θ1 ये है, θ2 ये है, तो ये आ जाएगा -PE। PE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है -5 इंटू टेन टू पावर -3 और cos 180 माइनस cos, ये आएगा हमारे पास -5 इंटू टेन टू पावर -3 cos 180 डिग्री माइनस में cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है हमारी -1 और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। -1 माइनस कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, -2 को इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10 की पावर -2 जूल विद +9। तो ये हमारे पास